रहमानी फाउंडेशन और उसके खिदमात का दायरा कितना वसी है। रहमानी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से तालीमी फ़रोग़ की मुनफरिद तहरीक चलाई गई है। रहमानी फाउंडेशन अमीर शरीयत साबे हज़रत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की अजीम यादगार है। इस ख़ास इंटरव्यू में रहमानी फाउंडेशन की वसी खिदमात का तफसीली जायज़ा लिया गया है। आइए अब रहमानी फाउंडेशन की पुरकशिश और जाज़िब नज़र इमारत का सफ़र शुरू करते हैं। नाज़रीन आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के माया नाज और बावक़ार इदारा रहमानी फाउंडेशन में, जो बिहार के तारीख़ी शहर मुंगेर में वाक़ है और इसको कायम हज़रत अमीर शरीयत साबे हज़रत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था और इसके खिदमात का दायरा बहुत वसी है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ लेकर इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस सिलसिले की पूरी तफसीलात आपके सामने ला सकूँ और ये तफसीलात मैं उस शख्सियत की ज़ुबानी आपके सामने लाना चाहता हूँ जिन्होंने लंबे अरसे से रहमानी फाउंडेशन में खिदमात अंजाम दिया है और ख़िदमात अंजाम दे रहे हैं। रहमानी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब मौलाना ज़फ़र अब्दुल रऊफ़ रहमानी साहब। मौलाना, हमारे यूट्यूब चैनल फ़िक्र नज़र में सबसे पहले आपका पुरतपाक इस्तक़बाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज़हमत की, तकलीफ़ की, यहाँ आए। पहला सवाल तो खिदमात को जानने की कोशिश की है, हम इसके लिए आप तमाम लोगों के मशकूर हैं। जज़ाकुमुल्लाह। पहला सवाल तो आपसे यही है कि रहमानी फाउंडेशन की हमाजहत खिदमात हैं, उस पर आप तफसीली रोशनी डालिए ताकि लोगों को, हमारे नाज़रीन को ये पता चल सके कि रहमानी फाउंडेशन एक इदारा है लेकिन इसकी शाखें, इसका काम, इसके खिदमात का दायरा कितना वसी है। जी ज़रूर। रहमानी फाउंडेशन आम तौर पे लोग इसे इदारा कहते हैं, लेकिन इसके बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमानी फाउंडेशन को सिर्फ़ एक इदारे के तसव्वुर के साथ नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इसे एक फ़िक्र बनाया, एक मिशन की शक्ल में, एक तहरीक की शक्ल में आगे रखा, जो तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में या दूसरे ऐसे तालीमी इदारे जो रोज़गार से लोगों को जोड़ सके। और सबसे बड़ा फ़िक्र उनका ये था कि मुंगेर शहर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ये इदारा फैल कर काम करे और ऐसे अफराद को तैयार करे कि लोगों के भीड़ में इंसान नज़र आए। और उसी तहरीक के तहत रहमानी फाउंडेशन आज काम कर रहा है और अल्लाह का फ़ज़ल है कि बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। तालीम के बहुत सारे शोबे कायम किए गए हैं, सिर्फ़ मुंगेर में नहीं बल्कि मुंगेर से बाहर पटना में है, औरंगाबाद में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है और भी कई सारे बड़े इदारे काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर रहमानी फाउंडेशन ने जब अपना काम शुरू किया 1996 से मैं इसका एक हिस्सा बनकर रहा हूँ और हमेशा एक खादिम के तौर पे काम कर रहा हूँ। अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह तरक्यात से इस इदारे को नवाजा है। सबसे पहले सेहत के शोबे में हेल्थ केयर के नाम से यहाँ इदारा कायम किया गया। आँखों का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हुआ। उस वक्त हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया, आज उसी शोबे से साल में तकरीबन 3000 आँखों में लेंस लगाने का काम होता है। और आपको सुन करके हैरत होगी, लेंस के साथ दवा, खाना पीना, चश्मा, ये सारी सहूलियात यहाँ से दी जाती हैं और सिर्फ 20 रुपये में। ये ख़ास बात है। दूसरी तरफ तालीम के शोबे, तो इसमें बीच में मैं आप माजरत के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कि ज़ाहिर है कि 20 रुपये में आप इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और एक मरीज़ जिसके इलाज में हज़ारों रुपए ख़र्च हो सकते थे ऑपरेशन के मामले में, वहाँ आप 20 रुपये लेके उनका मुकम्मल इलाज कर देते हैं, तो इसका इंतज़ाम कैसे होता है? इसके दो तरीक़े हैं। एक तो बुनियादी तरीक़ा यह है कि जो अफराद अहले खैर हैं उनकी तरफ से काफ़ी इमदाद की शक्ल में चीज़ें आती हैं। जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी तरफ से भी इमदाद है, सरकारी सतह पे भी हमें इंतज़ामिया में मदद मिलती है और इन तमाम चीज़ों को जोड़कर ये इदारा इतना बड़ा काम कर पा रहा है जो हमारे लिए मुमकिन नहीं था। तो अल्लाह का ये करम है, इस तरह से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा उसी शोबे में रोज़ाना डॉक्टर की पूरी फैसिलिटीज़ है जो आँखों से मुतालिक इलाज का काम कर रहे हैं। और शोबे सेहत में हम लोगों ने अभी ये प्लान किया है कि आँखों का हॉस्पिटल जितना जल्द हो सके यहाँ बनाएं और उसके अंदर सिर्फ आँखों का इलाज ना हो
बुनियादी ज़रूरत के तहत जितने तरह की भी इलाज हो सकते हैं, चाहे डॉक्टर्स को बाहर से लाना पड़े, इसलिए कि मुंगेर शहर कटा हुआ शहर है। यहाँ बहुत सी सहूलियात की बड़ी कमी है और सबसे ज़्यादा मेडिकल साइड में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी छोटी छोटी चीज़ों की कमी की वजह से लोग अपनी जान को नहीं बचा पा रहे हैं, अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, पटना, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु जाने पे मजबूर हैं। रहमानी फाउंडेशन ने इसके बारे में भी मंसूबा बनाया है और अल्लाह ने मौका दिया तो बहुत जल्द इस काम को हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, फैला के। तो अभी फ़िलहाल सेहत के शोबे में आँखों के इलाज के लिए ये तमाम इंतजामात हैं, जी, यानी आँखों के इलाज की पूरी सहूलियात यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो आपके यहाँ जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं और तालीमी शोबे के तहत आपके यहाँ दो बुनियादी चीज़ नज़र आती है। मैंने जब जायज़ा लिया रहमानी फाउंडेशन का तो दो चीज़ें मैंने देखा। एक तो रहमानी बीएड कॉलेज और दूसरा रहमानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ज़ाहिर है मुंगेर में कई स्कूल्स हैं और मिशनरी के स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं जो मुंगेर में जिस स्कूल की अपनी एक हैसियत रही है, लेकिन रहमानी फाउंडेशन ने बिल्कुल नई शुरुआत की। इब्तिदा से स्कूल का क़याम अमल में आया और मैं देख रहा हूँ कि तलबा की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है, बड़ी तादाद में तलबा पढ़ रहे हैं। तमाम क्लासेस का मैंने मुआयना किया तो मैंने देखा कि सब में मोर देन 30-40 स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद हैं। तो आपके तालीमी निसाब में दूसरे स्कूल्स के निसाब से क्या फ़र्क है और आपके तालीमी निसाब और सिस्टम में किस तरह की इनफरादियत है? इसका भी अपना एक पस मंज़र है। सबसे पहले मुंगेर शहर में ये ज़रूरत महसूस की गई कि अच्छे टीचर हों। आम तौर पे बीएड कॉलेज का ये कंसेप्ट आ चुका है सामने कि एडमिशन लेना है और सर्टिफिकेट हासिल करना है, और ये कंसेप्ट लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा था। तो रहमानी फाउंडेशन ने इस अहद के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया कि हम उस बीएड कॉलेज को खोलें जहां रेगुलर तालीम हो, मेयारी तालीम हो, इसलिए कि एक टीचर को प्रोफेशनली तौर पे चीज़ों को जानना, तालीमी मैदान में उनका सक्षम होना, बासलाहियत होना बेपनाह ज़रूरी है, तभी जा कर के वो बच्चों को सही ढंग से तालीम दे सकते हैं। अल्लाह का करम है, जब इसमें कामयाबी मिली और बड़े पैमाने पे तालीमी निज़ाम यहाँ शुरू हुआ बीएड कॉलेज की शक्ल में, और बिहार में अपना एक नाम है इस कॉलेज का, रेगुलर तालीम होती है, बच्चियों की तालीम अलग है, बच्चों की तालीम अलग है। उस तहज़ीब को भी हम लोग लेकर चल रहे हैं जो हिंदुस्तान की असल पहचान है। उसके बाद शहर के कुछ लोगों ने हमारे कामों को देखने के बाद हमारे सामने ये बात रखी कि आपको एक अच्छा और मेयारी स्कूल भी खोलना चाहिए, और ख़ुद हम लोग भी ये ज़रूरत महसूस कर रहे थे। आम तौर पे हमारे शहर में बहुत सारे स्कूल हैं, दूसरे शहर में भी स्कूल है और इनका काम बहुत अच्छा है, अच्छा तालीमी निज़ाम है उनके यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो तालीमी इदारों के अंदर तहज़ीब की कमी आ रही है, कल्चर का फ़र्क आ रहा है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों ने ज़रूरत महसूस की कि हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को सबसे पहले हिंदुस्तानी बनाया जाए, उन्हें एक कल्चर दिया जाए, उन्हें एक तहज़ीब दी जाए, और उसी की बुनियाद पे हम लोगों ने स्कूल का काम शुरू किया। हमारे एफिलिएशन मिलने के बाद ये पहला साल है और ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि लगभग 850 स्टूडेंट हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, और नर्सरी से लेकर के +2 तक बड़ी तादाद में स्कूल है। बाहर से टीचर आ रहे हैं, सिलेबस को हम लोग इस अंदाज़ में पढ़ा रहे हैं कि बच्चों का मेयार बुलंद हो और कल आने वाले दिनों के अंदर वो वाक़यतन किसी फील्ड में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। इसकी पूरी तैयारी है, एक्सीलेंस पर पूरी तवज्जो है, एक्सीलेंस पे पूरी तवज्जो। तो मुझको ये भी जानना है कि रहमानी बीएड कॉलेज और रहमानी एक्सीलेंस स्कूल, जाहिर है दीगर स्कूल्स जिनमें हर तरह के मज़हब के लोग हैं वहाँ, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत वहाँ पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल का निज़ाम और आपके स्कूल में तलबा की तादाद कैसी है इस लिहाज से? रहमानी फाउंडेशन समाजी मामले में, हिंदुस्तान की तहज़ीबी मामले में हर सतह से उठ कर काम करता है। हमारे किसी भी शोबे में आप जाएंगे तो यहाँ चाहे हमारे सेहत का शोबा हो, वोकेशनल कोर्सेज़ का मामला हो, या तालीमी मैदान के कोई भी शोबे हो, तो बहरहाल हमारे यहाँ किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है। जो लोग भी आते हैं उनका एडमिशन होता है, उनकी तालीम होती है। बल्कि मैं ये बात और वाज़ेह कर दूँ कि ख़ुद मुंगेर ज़िला में 17 से 18% अक़लियती तबका है, उसके अलावा हमारे दूसरे भाई तकरीबन 82-83% है। तो यकीनी तौर पे वो ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, और हमारे तालीमी कारनामों को देख करके वो अपने बच्चों को बड़े एतमाद के साथ हमारे यहाँ भेजते हैं। ये मामला हमारे कॉलेज में भी है, स्कूल में भी है, दूसरे तालीमी शोबे में जो वोकेशनल कोर्सेज़ हमारे यहाँ शहर में चल रहे हैं, या तालीमी छोटे छोटे मकतब हम लोग चला रहे हैं, वहाँ तमाम तर मजहबी तफरीक से वालातर होकर हम काम करते हैं। ख़ुद हमारे सेहत के शोबे में आपको सुनकर हैरत होगी, लगभग 90% दूसरे
मज़ाहिब के लोग हमारे यहाँ आते हैं, अपने सेहत के सिलसिले में, अपनी ज़रूरियात के सिलसिले में पूरा करके जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माहौल में हम लोग ये सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चूँकि मुसलमानों के बारे में एक आम राय और आम जहन और ये बाज़ाब्ते डेटा है कि मुसलमान तालीमी एतबार से पसमानदा हैं, और अगर ये कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा कि एक बड़ा तबका माली एतबार से भी पसमानदा है। गरीब तलबा के लिए रहमानी फाउंडेशन किस तरह की खिदमत अंजाम देता है और रहमानी एक्सेलेंस स्कूल के ज़रिए आप किस तरह की सहूलत गरीब फैमिलीज़ के लिए और गरीब तलबा के लिए आप फराहम करते हैं, अगर उनके अंदर एक्सेलेंस आप पाते हैं? रहमानी फाउंडेशन के तालीमी निज़ाम में एक बड़ा नाम है रहमानी 30 का, और अल्लाह का फजल यह है कि 2008 से वो इदारा भी पूरे मुल्क में गरीब तलबा के टैलेंट की बुनियाद पर उसे आगे लाता है और बड़े बड़े इदारों से जोड़कर अपनी खिदमत को पेश कर रहा है, जो पूरे मुल्क के सामने में है और एक बड़ा रिज़ल्ट वो देता है। वो एक तारीख़ी काम है रहमानी फाउंडेशन का। उसके अलावा जो हमारे तालीमी शोबे हैं उसमें हम बुनियादी तौर पे किसी की गुर्बत को बुनियाद नहीं बनाते हैं, बल्कि उसकी सलाहियत, उसकी काबिलियत, उसकी ज़रूरत को बुनियाद बनाते हैं। और हम लोगों ने ये निज़ाम बनाया है इसमें कि टैलेंट के बेस पे जो लोग आते हैं हम उनकी हर तरह से रियायत करते हैं। आपको ये भी सुन करके हैरत होगी कि आप शहर में किसी भी स्कूल का सर्वे कर लें, आपको फ़ीस स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ बहुत बड़ा फ़र्क मिलेगा, तालीमी निज़ाम में फ़र्क मिलेगा, सहूलियात में फ़र्क मिलेगा। और हम अपने आप को आखिरी नहीं मानते हैं, बल्कि हर लम्हा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारी कोशिश है बेहतर से बेहतर करना, हर घर में तालीम पहुँचाना, हर बच्चे को जो कानूनी हक़ सरकार ने दिया है और जो मजहबी हक़ है कि वो तालीम याफ्ता हो, रहमानी फाउंडेशन उसकी कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी भी हमें मिली है। आपका दूसरा सवाल है कि ये तबका तालीम से दूर है। यकीनी तौर पे एक ज़माने से हम लोग तालीम से दूर रहे हैं, लेकिन अब इस कौम में भी बेदारी आ रही है और रहमानी फाउंडेशन तालीमी बेदारी मुहिम का प्रोग्राम भी चलाता है। उसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि तमाम महल्लों में जाकर, दूसरे ज़िलों में जाकर, इलाक़ों में जाकर लोगों को तालीम के मेन स्ट्रीम से हम जोड़ें और उस पर हम काम भी करते हैं और उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। पहले लोग IIT को जानते नहीं थे, मेडिकल साइड की तालीम को नहीं जानते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तालीम को नहीं जानते थे, क्लेट को नहीं जानते थे, लेकिन रहमानी 30 के ज़रिए हम लोगों ने घर घर ये आवाज़ पहुँचाया। आज लोग जान रहे हैं, ओलंपियाड से जुड़ रहे हैं, IIT में बड़ी तादाद में हमारे रिज़ल्ट आ रहे हैं। हमारे घर की बच्चियां पटना में, औरंगाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके नताइज बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो अल्लाह ने चाहा कि आने वाले दिनों में ये मिजाज रहा तो ये जो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम है या दाग है कि हम तालीम से दूर हैं, इंशाअल्लाह ये जल्द ख़त्म होगा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात में, TV में ये ख़बर शाये हुई और बड़े लेवल पर, मेयारी सतह पर और बहुत ज़्यादा यानी फैलाव के साथ ये ख़बर फैली और शाये हुई तमाम जगहों पर कि सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट आई कि मुसलमान यहाँ दलितों के मुकाबले में भी तालीमी एतबार से पसमानदा हैं। उसके बाद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो अमीर शरीयत साबित थे और इस इदारे के ज़ाहिर है आपने भी इस बात की जानकारी दी कि वो इस इदारे के भी फाउंडर हैं, तो उन्होंने रहमानी फाउंडेशन कायम किया और अब मुंगेर के अंदर ये रहमानी एक्सेलेंस स्कूल और उधर रहमानी B.Ed कॉलेज का क़याम भी अमल में आया। मुझको एक बात जो बुनियादी तौर पे ये जानना है और ये आप मुख्तसरन बताइए कि दूसरे स्कूल और आपके स्कूल के तालीमी निसाब में बुनियादी तौर पर, रहमानी एक्सेलेंस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है दूसरे स्कूल अगर वो क्रिश्चियन का स्कूल है तो वो उसी निज़ाम के मुताबिक चलाते हैं। आपका स्कूल हर तरह से, इसके जो फाउंडर मेंबर हैं या इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो बानी हैं, वो दीन के बहुत बड़े दाई, बहुत बड़े बुज़ुर्ग और हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह के बावक़ार और मायानाज़ आलिम के तौर पे उनकी शनाख्त रही है। तो आपने अपने दीनी तशख़्ख़ुस को बाकी रखते हुए कैसे अपने मिजाज को यानी स्कूल के निज़ाम में ढाला है और तमाम तबकात और तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पढ़ते हैं और वो इत्मीनान के साथ पढ़ रहे हैं? आपके सवाल में 2-3 बातें हैं जी। पहली बात है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। जी। हिंदुस्तान में अब तक 10 रिपोर्ट बनाई गई माइनॉरिटीज़ के ऊपर, लेकिन आप देखेंगे कि सच्चर कमेटी से पहले भी कई रिपोर्ट आई हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ के तालीमी, रोज़गार और माली मामलात को बहुत उजागर किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये तबका जो दलित से भी ज़्यादा पसमानदा है, इसके तरक्की के लिए कोई ठोस लाहे अमल नहीं बनाया गया। लेकिन इसी मुल्क के कुछ जयालों ने खड़े होकर के अपनी ज़िम्मेदारी ली और अपना काम शुरू किया
جس میں ایک بڑا نام ہے حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے قوم کو کھڑا کیا، افراد کو کھڑا کیا، لوگوں کے لیے سوچا اور تعلیمی نظام کو کھڑا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے تعلیمی نظام میں اور دوسروں کے تعلیمی نظام میں بڑا فرق کیا ہے۔ ہمارے یہاں اور دوسروں کے یہاں تعلیمی نظام میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتے، وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی اچھا کام کریں۔ سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم تعلیم سے کبھی مذہب کو نہیں جوڑتے۔ تعلیم ہماری اپنی پسند ہے اور مذہب بھی ہماری اپنی پسند ہے، لیکن مذہب کو ہم اپنے سینوں سے لگاتے ہیں اور تعلیم کو ہم اپنی دنیاوی ضروریت کے ساتھ تہذیب سے جوڑتے ہیں۔ یہ ایک بڑا فرق ہے ہمارے ادارے میں، اور ہم کبھی بھی کسی کے مذہب کو چھوٹا نہیں سمجھتے۔ ہر کوئی آزاد ہے اپنے مذہب کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے۔ تعلیمی نظام میں ہماری صرف اور صرف یہ کوشش ہے کہ بچے سبجیکٹ میں مضبوط ہوں اور آنے والے دنوں کے اندر ہندوستان کی تہذیب کو سمجھ کر، سنبھال کر، سنجو کر آگے بڑھ سکے اور روزگار میں وہ آگے رہیں تاکہ معاشرہ ترقی کرے۔ اور یہ جو 10 طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں جس کی بنیاد پہ اختلافات ہوتے ہیں مذہبی، ان تمام چیزوں سے ہمارا یہ معاشرہ پاک ہو، یہ ہماری بنیادی کوشش ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ کوشش ہے جسے تمام اسکول کے لوگوں کو سراہنا چاہیے اور اپنانا چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر یہ نسل آپس میں مل کر ملک کی ترقی کا کام کرے، پھوٹ کا کام نہ کرے۔ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اب اس پورے ادارے کی باغ ڈور، ان تمام ادارے جو بھی رحمانی فاؤنڈیشن، جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر، رحمانی 30، یہ تمام ادارے جو جن کو حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سینچا سنوارا، جسے ان کے باپ دادا وغیرہ نے قائم کیا اور جس کا ایک لمبا سلسلہ ہے، طویل سلسلہ ہے، ظاہر ہے اب اس سلسلے کو قائم و دائم رکھنے میں بہت بڑا اور اہم کردار ادا کر رہے ہیں موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر اور سرپرست سیکریٹری وہ سب سرپرست جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر اور رحمانی فاؤنڈیشن وغیرہ سارے تمام اداروں کی نگرانی ان کے ذمے ہے، اور اب وہ ظاہر ہے ان تمام اداروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ مجھ کو یہ جاننا ہے کہ چونکہ ان کی شخصیت بھی ایک عالمی شخصیت ہے اور انہوں نے نہ صرف اپنی صلاحیت سے دینی علوم پر مہارت حاصل کی، بلکہ دنیاوی علوم اور دینی عصری تمام علوم کا ایک کہا جائے کہ امتزاج ہے وہ، اور ان کی شخصیت امریکہ کے اندر جو کہ ایک یعنی ہم لوگ تو ابھی بھی ترقی پذیر ملک یعنی ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں، لیکن وہ جس ملک میں ایک لمبا وقت انہوں نے گزارا وہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، تو ظاہر ہے وہاں کے بڑے بڑے ادارے میں انہوں نے خدمات انجام دی اور لیکچرارشپ انہوں نے کی۔ وہ پروفیسر رہے کیلیفورنیا یونیورسٹی وغیرہ میں، کئی بڑے ادارے میں انہوں نے درس و تدریس کے خدمات انجام دیے اور ادارے کے بڑے ذمہ دار کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا۔ تو وہ کس طرح کا انقلاب لا رہے ہیں اور ان کے سجادہ نشینی اور ان کی ذمہ داری حاصل مطلب ان کے ذمہ دار بننے کے بعد کس طرح کا انقلاب دیکھا جا رہا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے پناہ کام کیا اور انہوں نے ہمارے لیے بہت سارے منصوبے چھوڑے ہیں۔ اس منصوبہ میں ایک بڑا منصوبہ ہے رحمانی فاؤنڈیشن کا ایک تعلیمی ہب بنانے کا کشن گنج میں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی زندگی میں وہاں 285 ایکڑ زمین حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین دلوائی۔ وہاں ان کا یہ نظام ہے کہ 2 بڑے کیمپس بنائے جائیں، ایک بچیوں کے لیے ایک بچوں کے لیے، اور انہیں بالکل بیسک ایجوکیشن سے ہائر ایجوکیشن تک کی تعلیم دی جائے اور بہترین کوالٹی کے ساتھ دی جائے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں واضح کر دی تھی۔ امارت شریعہ کے لیے انہوں نے بہت سارے منصوبے بنائے، جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے لیے منصوبے بنائے۔ تو یہ تمام ادارے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے ہوئے تھے، آج ان کی جگہ پہ سجادہ نشین کی حیثیت سے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا احمد ولی دامت برکاتہم تشریف لائے، اور ان کے آنے کے بعد سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امریکہ میں کام کرنے کا موقع دیا، اور تعلیمی ماحول اور تعلیمی نظام پہ ان کی بڑی گہری نگاہ ہے اور مینجمنٹ پہ بھی ان کی اچھی پکڑ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ملا جلا کر کے یہ دیکھا جائے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن منصوبوں کو سرزمین پہ اتارنے کے لیے ایک خاکہ چھوڑا،
اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے منظم طریقے سے اور مضبوط انداز پہ بہت مؤثر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں مترقبہ ہیں ان اداروں کے لیے. اور جس انداز پہ یہ تعلیمی نظام کی فکر مندی لے کر آ رہے ہیں, تعلیمی نظام کو سدھارنے کی بات کر رہے ہیں, تعلیمی نظام کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں, یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور اللہ نے چاہا تو بہترین کام ہوگا اور انشاءاللہ بہت مضبوط کام ہوگا. کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ عالمی سطح پہ ان کی نگاہ وسیع ہے اور اپنے والد کے تمام منصوبوں سے واقف ہیں جو 1901 سے ان کے خاندان نے منگیر میں کام کیا یا ہندوستان میں کام کیا. ان تمام چیزوں پہ یہ نگاہ رکھتے ہیں, ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ٹیم چھوڑا ہے اس ٹیم کو بھی یہ لے کر چل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ایک انقلابی قدم ہوتا ہے وہ. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے 10-15 سال میں ہندوستان میں تعلیمی نظام میں یہ بڑا انقلاب لائیں گے انشاءاللہ. رحمانی فاؤنڈیشن کا ایک اہم حصہ رحمانی 30 ہے جس کا ذکر آپ نے تفصیلی طور پر کیا. رحمانی 30 کو جو بنیادی طور پر دیکھتے ہیں اور وہاں کے سی ای او بھی غالباً جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب جو امیر شریعت حضرت مولانا حامد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کے چھوٹے بھائی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کی کوشش, ان کی محنت, ان کی جد و جہد, اس کی بنیاد پر ہر سال تقریباً IIT مینس اور ایڈوانس جیسے یعنی معیاری اور سخت ترین امتحان میں بھی طلبہ 100% رزلٹ لا رہے ہیں. دوسرے شعبہ جات بھی جو ہیں وہاں میڈیکل کی تیاری کرائی جاتی ہے اور دوسرے تمام آپ نے بھی وہ تمام الگ الگ شعبہ جات کو گنایا. ان تمام شعبہ جات میں تقریباً 100% رزلٹ آتا ہے. کس طرح کی ان کی محنت ہے, کس طرح کی کوشش ہے, ان کا کیا ایکشن پلان ہوگا, چونکہ آپ نے اچھا خاصا وقت ان کے ساتھ کام کرنے کے طور پر گزارا ہے, تو ان کے بارے میں بھی کچھ مختصر آپ اپنی رائے پیش کی. جناب انجینئر فہد رحمانی صاحب کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو کاموں کے سلسلے میں جنونی کیفیت تھی, اللہ نے اس نعمت سے ان کو بڑا نوازا ہے. وہ جس کام میں لگتے ہیں پورے جنون کے ساتھ, ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ لگتے ہیں. اور رحمانی 30 کو پھیلانے کا کام جو انہوں نے کیا ہے اور رحمانی 30 کو جس طرح سے انہوں نے دور تک پہنچایا ہے, یہ صرف اور صرف ان کی محنت کا ثمرہ ہے. اور آج بھی وہ اپنے 24 گھنٹے میں اکثر وقت رحمانی 30 کو اور زیادہ بڑا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ کیفیت ادارے کے سلسلے میں جو والہانہ ہے, اس سے بے پناہ کام اور بھی آگے بڑھے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے جو فکر مندی دکھلائی رحمانی 30 کے بارے میں کہ اس کو اور بڑا کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب طلبہ آ کر کے تعلیم حاصل کر سکے, تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب بنائے اور اس فکر کو اور دوسرے لوگوں میں بھی ڈالے تاکہ ادارہ اور مضبوط ہو. اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے رزلٹ بہت بڑھا ہے اور تمام شعبوں میں بڑھا ہے اور بڑا منظم کام کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں بھی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اس وقت ہم موجود تھے جناب مولانا ظفر عبدالرؤف رحمانی صاحب کے ساتھ, جنہوں نے رحمانی فاؤنڈیشن کے ہمہ خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور رحمانی 30, رحمانی ایکسلنس اسکول, رحمانی BEd کالج, تمام تر جو شعبے ہیں الگ الگ, اور رحمانی فاؤنڈیشن کے خدمات کا جو الگ الگ دائرہ ہے, ان تمام پر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنی رائے اور اپنی جانکاری اور نئی معلومات انہوں نے فراہم کی. اگر میں ایک شعر کے ذریعے ان تمام باتوں کی ترجمانی کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں عیاں اور روشن ہے ولی کا یہ سچا صاف عمل, آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. بہت بہت شکریہ.